नमस्कार दोस्तों। आज है हमारा डे 31 यानी 31 ऑफ आंसर राइटिंग। और आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी GS3 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग के लिए एक अनाउंसमेंट है कि मैंने सोचा है कि देखिए, हम जो यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो क्यों ना आपके द्वारा दिया गया क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आप अपना कोई क्वेश्चन मेंस से रिलेटेड वो आप रख सकते हैं और हम उस क्वेश्चन को लेंगे और उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो आते हैं अपने डिस्कशन पे, आज के डिस्कशन पे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोलता है, अच्छा हाँ, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, IFS, हमको शॉर्टकट हम बोल सकते हैं इसको IFS। ठीक है, कि तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है क्या। और क्वेश्चन का पहला पार्ट ये हुआ। ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बोलता है कि हाउ इट इज़ हेल्पफुल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया। देखिए, इंडिया में जो स्मॉल फार्मर्स है या फिर जो मार्जिनल फार्मर्स है, ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों वो लैंड के बेसिस पे डिपेंड करता है कि किसके पास कितना लैंड होगा तो स्मॉल कहलाएगा, कितना होगा तो मार्जिनल कहलाएगा। तो ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए किस तरह से हेल्पफुल है। तो आइए देखते हैं अब सॉल्यूशन को। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में जब इंट्रोडक्शन के बारे में बात है ना, तो यहाँ पर सामने सामने दिख रहा है कि व्हाट इज़ द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। यही क्वेश्चन का एक पार्ट है, यही कीवर्ड है, तो यही इंट्रोडक्शन होगा। वेरी इजी। ठीक है, तो देखते हैं कि ये कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमने बताया कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है। एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, मतलब जिसको लंबे टाइम तक इजीली सस्टेन किया जा सकता है, जो कि नाम है इंटीग्रेटेड, जो कि इंटीग्रेट कर देता है एंड जोड़ देता है कि इसको लाइव स्टॉक मतलब जो पशुपालन होता है, क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, जो सीरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं, चावल दाल गेहूँ ये सब, फिशिंग, पोल्ट्री, ट्री क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक टी कॉफ़ी, ठीक है, एंड अदर सिस्टम ऑफ डैट म्यूचुअली बेनिफिट्स ईच अदर। ठीक है, मतलब ये सारे जो था लाइव स्टॉक, क्रॉप प्रोडक्शन, फिशिंग, पोल्ट्री एक्सेट्रा। ठीक है, और उसके अलावा और जो अदर प्रोबेबल एग्रीकल्चरल सिस्टम हो सकता है, सबको एक साथ इंटीग्रेट कर देता है, जो कि एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो ये मैंने पहला पैराग्राफ में इसको डिफाइन कर दिया। दूसरा पैराग्राफ में हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के एम कुछ हाईलाइट कर देते हैं। तो इसका मेन गोल क्या है, इज टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है ना कि रिसोर्स के वेस्टेज को प्रिवेंट करे। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूस द नीड फॉर एक्सटर्नल इनपुट्स। देखिए, अगर मान लीजिए रिसोर्स के यूज को रिड्यूस, मतलब हाँ, रिसोर्स के यूज को ऑप्टिमाइज कैसे करेगा, ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बनेगा। तो अगर मान लीजिए जैसे लाइव स्टॉक है, ये क्रॉप प्रोडक्शन है, ये फिशिंग है, तो इसके आउटपुट को इसका इनपुट बना दिया जाए, इसके आउटपुट को इसका इनपुट, इसके आउटपुट को इसका इनपुट, इसके आउटपुट को इसका इनपुट। तो इससे क्या हो रहा है, एक तरह से समझिए रिसाइकलिंग हो रहा है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स कम हो रहा है ना। तो इससे क्या होगा, एक्सटर्नल रिसोर्स का नीड नहीं चाहिए। तो वही लिखा हुआ है, रिड्यूस द नीड फॉर द एक्सटर्नल इनपुट्स, और इंक्रीज कर देगा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फार्म। ठीक है, अलॉन्ग विथ ईयर राउंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए, अब मान लीजिए एक ज़मीन है, उस पर हम पूरे साल कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो जो लोग उस ज़मीन पे काम कर रहा है वो पूरे साल कुछ ना कुछ उसके पास रोजगार तो रहेगा ही। दैट इज़ द ईयर राउंड एम्प्लॉयमेंट। दिस इज द सेकंड पैराग्राफ। तो ये जो दो पैराग्राफ था, ये मेरे क्वेश्चंस के फर्स्ट पार्ट के डिमांड को फुलफिल कर दे रहा है। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि ये कैसे हेल्पफुल है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए। देखिए, तो हमने यहाँ बता दिया कि IFS इज हेल्पफुल फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन फॉलोइंग वेज। पहला देखिए, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। देखिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि देयर इज नो वेस्ट एंड वेस्ट इज ओनली मिसप्लेस्ड रिसोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट की लाइन है, ध्यान समझिएगा कि कोई चीज़ वेस्ट नहीं होता है। वेस्ट केवल और केवल रिसोर्स का मिसप्लेस्ड या मिसयूज होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वेस्ट फ्रॉम वन कंपोनेंट, ये क्या है, इनपुट फॉर द अदर कंपोनेंट। आई होप आपको समझ में आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन था ये। ठीक है, दूसरा है कि रिड्यूस यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब लॉजिकल बात है ना, बाहर से कोई इनपुट का यूज़ कर ही नहीं रहे हैं, है ना, कोई एक्सटर्नल इनपुट तो लगा ही नहीं रहे हैं। एक का जैसे मान लीजिए, सिंपल ऐसे समझ लीजिए, जैसे जो लाइव स्टॉक होता है, ठीक है, गाय होता है, तो उसका गोबर होता है, उसको जाकर खेत में डाल दिए, ये खाद की तरह काम कर रहा है, मेन्यूर की तरह काम कर रहा है। तो क्या हो, फर्टिलाइजर के यूज़ को रिड्यूस कर दिए। तो अगर फर्टिलाइजर का यूज़ कम हो गया तो इनपुट कॉस्ट फार्मर को ये फर्टिलाइजर के अलग से पैसा लगाना पड़ेगा, है ना। जो फूड है, जो सॉइल है, इसमें केमिकल कंटेंट भी कम हो गया, क्योंकि आपको पता होगा कि फूड की जो बायोमैग्निफिकेशन होता है ना, कि एक आप थोड़ा सा
इस तरह से होता है कि अगर क्रॉप में सॉरी फूड में लैंड में फर्टिलाइजर दिए तो वहाँ से प्लांट में गया, क्रॉप में गया, वहाँ से एनिमल में गया, फिर ह्यूमन में गया, इस तरह से, ठीक है। तो बायोमैग्निफिकेशन भी कम हो जाएगा और रिड्यूस कर देता है फाइनेंशियल बर्डन ऑन द फार्मर्स, क्योंकि बाहर से इनपुट की जरूरत तो पड़ ही नहीं रही है, ठीक है। इस तरह से ये बेनिफिशियल है। द थर्ड वन इज इन्हांस प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए अब क्या हो रहा है ना कि राउंड द ईयर यानी पूरे साल सेम पीस ऑफ लैंड पे मल्टीपल इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन हो रहा है, पोल्ट्री हो रहा है, वहाँ पर सीजनल क्रॉप्स का फॉर्मेशन सीजनल क्रॉप्स हो रहा है, फ्रूट्स हो रहा है, वेजिटेबल्स हो रहा है, सीरियल्स हो रहा है। तो एक ही लैंड पे मल्टीपल क्रॉप्स हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है लैंड का प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट राउंड द ईयर और दस प्रॉफिटेबिलिटी। बहुत ईजी बात है ये। उसके अलावा हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, या फिर ऐसे भी हम दे सकते थे कि फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। देखिए सिंपल बात मतलब ये हुआ कि अब क्या हो रहा है, एक ज़मीन है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीपल काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि सीरियल्स उगा रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पोल्ट्री कर रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है कि वेरियस न्यूट्रिशनल कंपोनेंट का इन्फ्लक्स हो रहा है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के फूड आइटम्स में, ठीक है। जिससे कारण क्या होगा कि माल न्यूट्रिशन नहीं होगा और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बना रहेगा। उसी बात को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया, प्रोड्यूसिंग डाइवर्स प्रोडक्ट लाइक सीरियल्स, एनिमल हस्बेंड्री, फिश, फ्रूट्स एक्सेट्रा इन्फ्लक्स वेरियस न्यूट्रिशनल कंपोनेंट, जो कि प्रिवेंट करता है माल न्यूट्रिशन को और इंश्योर करता है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सॉइल क्वालिटी इंरिचमेंट। वही बात मैंने बताया है कि अगर देखिए डाइवर्स प्रोडक्शन होगा, है ना, तो डाइवर्स प्रोडक्शन प्रोड्यूस डाइवर्स वेस्ट, देखिए सो कॉल्ड वेस्ट इसको मारना चाहिए, ठीक है, डाइवर्स वेस्ट, ठीक, विच एक्ट एज ए कंपोस्ट एंड मैन्यूर फॉर द सॉइल, है ना। सॉइल के लिए एक तरह से कंपोस्ट एंड मैन्यूर खाद की तरह काम करता है, जो कि इंप्रूव कर देता है सॉइल के क्वालिटी को। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है इसका, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए एक तरह से प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट टफनेस, ठीक है, यानी एक्चुअली क्लाइमेट रेजिलियंट है। कैसे, देखिए डूइंग डिफरेंट एक्टिविटी इन डिफरेंट पीरियड ऑफ ईयर इंश्योर करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। अब देखिए मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल फार्मर है, वो एक ही तरह का फसल उपजाता है, लाइक गेहूँ या चावल, इस तरह से, तो मान लीजिए चावल उपजाता है, तो वो मानसून पे डिपेंड करता है इसके इरिगेशन के लिए। अब देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मानसून में फ्लक्चुएशन हो रहा है, मानसून लेट से आया, पता चला यहाँ पर फूड ही नहीं हुआ। तो अगर ये दूसरा काम भी यहाँ पर करता, एनिमल हस्बेंड्री करता या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर करता, तो क्या क्या होता कि ऐसा तो नहीं होता कि इसको इस साल ये पूरी तरह से फसल उपजाना ही नहीं पड़ेगा, उसके बदले वो कुछ और कर लेता, है ना। यानी कि साल के अलग अलग टाइम में अगर क्लाइमेट सूटेबल नहीं भी है, तो उस पार्टिकुलर क्लाइमेट के लिए जो सूटेबल है वो चीज़ उपजा के वो अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेंटेन कर सकता था, ठीक है। तो इस तरह से ये सब बेनिफिट्स है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए। अब देखिए इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है। आज कंक्लूजन आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा। रीजन क्या है, रीजन क्या है कि मैंने एक पैराग्राफ में थोड़ा सा इसका जो इसमें ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, इसमें क्या लूप होल्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चैलेंजेस है, उसको मैंने मेंशन कर दिया, और दूसरे में एक पॉजिटिव नोट के साथ मैंने कंक्लूड किया। देखिए डिस्पाइट ऑफ मल्टीपल चैलेंजेस लाइक लैक ऑफ फाइनेंस, ऑफकोर्स हर जगह कमी होती है पैसा का, हेजिटेशन एमंग फार्मर्स, ठीक है, और टवार्ड्स द न्यू मेथड, फार्मर ना नया मेथड को ट्राई करने से डरते हैं, सोचते हैं कि यार नया मेथड ट्राई करेंगे, क्या पता ज़मीन खराब हो जाए, क्या पता प्रोडक्शन ही ना हो, तो सारा का सारा इनपुट बर्बाद हो जाएगा, है ना। उसके अलावा सोशल इनसिक्योरिटी, है ना, अगर बोलता है अगर मान लीजिए चीज़ें बर्बाद हो गई तो फिर पैसा कौन देगा, दिस इज सोशल इनसिक्योरिटी, ठीक है। तो ये सब चैलेंजेस है। डिस्पाइट ऑफ दी चैलेंजेस IFS यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मे बी प्रूव की माइलस्टोन फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, यानी हम अभी भी यहाँ पर क्या है एक उम्मीद जगा कर रखे हैं, ठीक है। तो अब आइए लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूड करते हैं। देखिए इन कंट्रीज लाइक इंडिया जहाँ पर 80% फार्मर क्या है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, तो वहाँ पर वी नीड टू अडॉप्ट अ वेल प्लान्ड, ठीक है, वेल प्लान्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अडॉप्ट करने की जरूरत है टू इंश्योर अ बेटर इनकम फॉर फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स की इनकम बेटर हो सके अलॉन्ग विद द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है, ताकि केवल फार्मर्स की इनकम को बेटर करना नहीं बल्कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसको भी सस्टेनेबल कर सके, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन ईजिली चलते रहे, ठीक है। तो आई होप ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।